सबसे बड़ा झटका है जब से उन्होंने राजनीति शुरू की है। जेल गए नेता, बहुत सारे नेता जेल जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बार नई दिल्ली विधानसभा जिस तरह से देखिए, मतलब वो होता ना कि घर में आपको आपके घर में हराना, आपको आपके घर में मात देना, ये बड़ी बात है। ये वो जगह है दिल्ली जहां से राजनीति की इनकी शुरुआत हुई है, जहां से आम आदमी पार्टी बनी है, रची है, बसी है, लोगों की नजर में आई है। और कहानी वहां तक थी कि नेशनल पार्टी तक ले जाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन अगर घर में इस तरह का मैंडेट आया है तो फिर ये मैसेज है अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के लिए कि कोर्स करेक्शन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं कि ये संदेश जो जनता ने दिया है वो यही संदेश दिया है कि भाई अब ठीक है, कुछ तो कसर रही होगी, तभी हम दूसरी पार्टी को चुन रहे हैं। और ये अपने आप में बड़ी बात थी कि केंद्र में जिसकी सरकार बीजेपी और राज्य में अगर उसी पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर कई सारे देखिए ऐसे काम होते हैं जो कि लाजमी है कि जो पहले से तकरार होती आ रही है अब उन पर बैठ करके काम किया जाएगा। और ये हमें होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक बार नई दिल्ली विधानसभा निकालिए अगर अपडेट्स आई हो, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि लगभग शायद 1200 वोटों से चुनाव जीते हैं। वहां पर देखिए जीत तो एक वोट की भी होती है और यही कांटे की टक्कर जो हमें दिखाई दे रही थी नई दिल्ली विधानसभा सीट पर। पहले खबरें आई कि 3200 वोट से लगभग जीते हैं प्रवेश वर्मा, अब खबरें आ रही हैं कि 1200 वोट से। अभी ये अपडेट नहीं हुआ है आंकड़ा नई दिल्ली विधानसभा का, तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब चुनाव आयोग। और ये जैसा कि हमने बताया कि बीजेपी के अरविंदर सिंह लवली वो लगभग 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं गांधीनगर विधानसभा सीट से। वो पहले भी देखिए वहां से चुनाव लड़ चुके हैं जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि भाई वो बदलते रहे, कभी कांग्रेस में गए, बीजेपी में आए, फिर कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने टिकट दिया तो अब की बार वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। दुर्गेश पाठक देखिए, ये राजेंद्र नगर बड़ी सीट, दुर्गेश पाठक वो सीट हुआ करती थी चड्ढा इनकी राघव चड्ढा की, और जब वो सांसद बन गए राज्यसभा में सोमनाथ भारती, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, ये तमाम नेता हार चुके हैं मुख्यमंत्री आतिशी जी को छोड़कर। ये देखिए केवल एक ही जो बड़े जो चेहरे हैं उनमें या तो गोपाल राय या फिर मुख्यमंत्री आतिशी, उनके अलावा सभी जितने बड़े चेहरे हैं सब चुनाव या तो हार गए हैं या फिर हारने की तैयारी में है। एक बार ग्रेटर कैलाश थोड़ा निकालिएगा प्रकाश कि भाई वहां क्या चल रहा है, खबरें क्योंकि कम आ रही हैं वहां से। राहुल भाई एक चीज आप बताइए, आप लगातार थे वहां मैदान में, क्या आम आदमी पार्टी जो बार बार कहती रही कि हमको काम नहीं करने दे रहे, हमें रोका जा रहा है, जनता इन बातों से ऊब गई थी? जनता को इन बातों पर भरोसा नहीं रह गया था? नहीं, निश्चित तौर पर ये बात तो लोग कहते थे कि भाई देखिए 10 साल से हम देख रहे हैं जो सरकार है, अब जो किसी और को मौका देके देखते हैं। ये भी कह रहे थे कि 5 साल मौका देके देखेंगे, काम करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो भैया फिर बदलेंगे। यही अपने आप में बड़ी बात होती है। भाई जनता को चाहिए काम अगर आप कर रहे हैं, देखिए हर पार्टी की अपनी अलग पॉलिसीज होती हैं। तमाम राज्य हैं, तमाम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हर काम के लिए केंद्र सरकार को दोष देते रहे या फिर एलजी को दोष देते रहे, अगर ये दोष न देकर अगर एक बीच का रास्ता निकाला गया होता, अगर ये हो भी रहा था तो, हम कह रहे हैं अगर ये हो भी रहा था तो एक बीच का रास्ता निकाला जाता, ये टकराव की स्थिति को कैसे भी अगर अवॉइड किया जाता। देखिए उमर अब्दुल्ला को हमने देखा, उमर अब्दुल्ला ने देखा आपने इंडिया गठबंधन के साथ थे, प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ रहे हैं तारीफ के, क्यों? क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर का काम निकालना है, उनको जम्मू कश्मीर की राजनीति करनी, उनको देश की राजनीति नहीं करनी। लेकिन देश में तमाम नेताओं को से इतर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हमेशा केंद्र के खिलाफ जो है एक टकराव की मुद्रा में दिखी। क्या उस बात को भी दिल्ली की जनता को ये लगा कि आप हमेशा लड़ते रहते हो, आप हमेशा झगड़ते रहते हो, आप हमेशा आरोप लगाते हो? दिल्ली में अगर पानी नहीं आ रहा है तो कहते हैं कि हरियाणा नहीं दे रहा है, दिल्ली में अगर पानी ज्यादा आ गया, सड़कों पर पानी जमा हो गया तो कहते हैं जी हरियाणा ने ज्यादा पानी छोड़ दिया। तो इस तरह की बातों को क्या दिल्ली की जनता को ये लगा कि नहीं, हम और आरोप नहीं सुनना चाहते, हम सॉल्यूशन चाहते। वो सॉल्यूशन देने में क्या आम आदमी पार्टी विफल रही है? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर इस बात को कहें तो देखिए कहने में कोई गुरेज तो नहीं है। जो माहौल जो बनाया जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से और जो माहौल बनाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के पास में इस चुनाव में 3 मुद्दों के अलावा अगर हम कहें कि भाई शराब घोटाला, शीश महल और यमुना, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं था। ठीक कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने
आम आदमी पार्टी को ही उनके मुद्दों पर घेरा है। बिजली की बात हुई तो भाई उन्होंने कहा कि ये बिल क्यों आ रहे हैं। पानी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप गंदा पानी दे रहे हैं, हम साफ पानी देंगे। अगर बात महिलाओं के लिए हुई, उन्होंने कहा आप 2100 देंगे, उन्होंने कहा कि हम 2500 देंगे। महिलाओं के लिए एक और बड़ी सुविधा जो बसों में आने जाने के लिए है, बीजेपी ने कहा ये चलता रहेगा, हम इसको बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा संजीवनी योजना लेकर के आए केजरीवाल जी। बीजेपी ने कहा कि हम पहले से ही 5 लाख आयुष्मान योजना के तहत देते हैं, अगर हमारी सरकार बनती है तो 5 + 5 यानी कि 10 लाख का हम आपको लाभ देंगे। उसके अलावा जो पेंशन है भाई, वृद्धा पेंशन है, उसमें आपने 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। जो विधवा पेंशन है उसमें आपने 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। आपने कहा कि हम गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं फिर इस बात को कहूंगा प्रकाश भाई कि जो और जश्न की तैयारी देखिए एकदम शुरू हो चुकी है। और ये कांग्रेस कार्यालय में तो देखिए ये तो होना ही था। जीरो बटे लड्डू। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि कांग्रेस को इन चीजों से फर्क पड़ता है। कांग्रेस वैसे भी जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी। राहुल गांधी तो अपने फ्लो में ऑलरेडी ओके रहते हैं, उनको कोई दिक्कत का। वो 54 से 99 हो गए, उसके बाद से तो कांग्रेस मान चुकी है कि भाई हम जीत चुके। वो लोग लिखते हैं ट्विटर पे, उनके समर्थक शैडो पीएम है राहुल गांधी। और कांग्रेस लड़ रही थी दिल्ली का चुनाव, मुझे लड़ते हुए एक ही आदमी दिखे, वो थे संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे। और बाकी कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति को, उनके नेताओं को, दिल्ली प्रदेश के नेताओं को उनके हाल पे छोड़ दिया। भाई साहब लड़ना है लड़ लो, जो करना है कर लो, हमारा तो हो गया। और उन्हें देखिए एक बात ये भी माननी पड़ेगी कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको उन बातों पर, उन मुद्दों पर बात करनी होगी जो जनता को पसंद है। अगर आप बीच चुनाव में कह रहे हैं कि संगम में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, तो आप इस बात को दर्शाते हैं तो जनता ने फिर आपके डूबने का इंतजाम इन वोटों में कर दिया है। आप देख लीजिए आप कितने वोटों में डूबना चाहते हैं। जिस तरह एक बार जो अभी तक जो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, मैं उसमें अगर देखूं कि कितने वोट परसेंटेज मिले हैं। भाई जनता ही उठाती है, जनता ही डुबाती है, ये जनता का मैंडेट है। कांग्रेस को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि जब तक वो चुनावों को सीरियस नहीं लेगी, जब तक वो चुनावों को सीरियस नहीं लड़ेगी, तब तक राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और ये कांग्रेस को कौन बताएगा, राहुल गांधी को कौन बताएगा? आपको हर चुनाव ऐसा क्यों लगता है कि आप 2 दिन पहले आएंगे, 2 भाषण देंगे और सब लोग आपको आके वोट कर देंगे, और बाकी पूरे साल 5-5 साल आप गायब रहते हैं जमीन से? देखिए अभी तक के जो नतीजे सामने आए हैं, अभी तक बीजेपी 47 सीटों पर आगे चल रही है, तो आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 0 बटे लड्डू। और अगर वोट शेयर की अगर हम बात करें कि भाई किसको कितने वोट दिए हैं जनता ने दिल्ली की, तो ये आपको मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी को लगभग 43% वोट मिले हैं प्रकाश भाई, 43%। और बीजेपी को लगभग 46.75 यानी कि आप मान के चलिए लगभग 47% बीजेपी को वोट मिले हैं। तो यानी कि वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं है। 3% हम देखिए इस बात को हम कह रहे थे कि कभी कभी ऐसा होता है कि वोट शेयर कम अंतर होता है लेकिन सीटों का अंतर वो ज्यादा हो जाता है। तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को वोट किया है दिल्ली की जनता ने, लेकिन ज्यादा भरोसा जताया किसके ऊपर? वो जताया बीजेपी के ऊपर। और अगर कांग्रेस की बात करें तो लगभग 6.5% वोट कांग्रेस को। तो वही वोट तो हराया है अरविंद केजरीवाल को, वही 6.5% वोट, 7% वोट जुड़ जाते तो 50+ थे, कहानी बदल जाती। लेकिन यहाँ तो ईगो की समस्या भाई साहब, ईगो की समस्या है कि ये वाला राज्य हमारा, यहाँ नहीं लड़ेंगे साथ, वो वाला राज्य आपका है, वहां आप नहीं साथ लड़िएगा। तो फिर लीजिए, और कसम क्या खाई है आपने कि आपको नरेंद्र मोदी को हटाना है। नरेंद्र मोदी को हटाने के नाम पर, हराने के नाम पर भी आप एक टेबल पर नहीं आ पाते हैं, तो फिर कैसे नरेंद्र मोदी से लड़िएगा? और नरेंद्र मोदी कोई अकेले थोड़ी है, उनके पीछे संघ की अदृश्य शक्ति होती है। वो लोग आते हैं, चुनाव बदल के चले जाते हैं। संजय राउत की बार बार हमारे ग्राफिक डिजाइनर बात कर रहे हैं। संजय राउत वो आदमी है जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पिताजी की पार्टी के साथ सिंबल सब कुछ उठा के एकनाथ शिंदे दे दिया। अब जो बचा हुआ है वो भी 6-7 देख रहा हूं कि 6-7 सांसद लगे हुए हैं कि दूसरी तरफ चले जाएं। वो संजय राउत बता रहे हैं कि आप और कांग्रेस में वो होना चाहिए था गठबंधन। ये बिल्कुल देखिए अब तो मजे लेने वाली बात है, वो मजे ले रहे हैं जिस तरीके से, अगर आप देखें तो। शिवसेना उद्धव गुट ने इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन किया था।
इसके अलावा शरद पवार की पार्टी ने समर्थन किया था, टीएमसी ने समर्थन किया था आम आदमी पार्टी को, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल के साथ में रोड शो किया था। तो ये अपने आप में ये रोड शो मिल्कीपुर में क्यों नहीं किया? ये अपने आप में दर्शाता है आपको मिल्कीपुर कि आप क्या कर रहे हैं, आईना किसको दिखा रहे हैं? आईना दिखा रहे हैं कांग्रेस को दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर का जरा ब्रेकिंग एक बार चलाइए, मिल्कीपुर पे बात करना बड़ा आवश्यक है। राहुल, मिल्कीपुर की थोड़ा डिटेल्स एक बार दीजिएगा कि वहां पर क्या हो रहा है। हमारे प्रोड्यूसर साहब से कहेंगे जरा मिल्कीपुर का जरा एक बार चेक करिए, वहां क्या कहानी चल रही है। मिल्कीपुर में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया और जिसको प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया गया था, दोनों ही पार्टियों की तरफ अभी से भी दिखा रहे हैं कि 38,000 वोट से लगभग दोनों ही पार्टियों की तरफ से जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, और उसमें योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया। इन्होंने तो कह दिया अखिलेश जी ने कि जी इस कफन चढ़ा दो इस पे इलेक्शन कमीशन पे, तो मैं तो चादर ढूंढ रहा था। तो उनको नतीजा पहले पता चल गया था मिल्कीपुर का? बिल्कुल पता चल गया था, वो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन चुनाव हो रहा था। ये पता तो देखिए हर किसी पार्टी को चल ही जाता है, बूथ पर उनके भी कार्यकर्ता होते हैं, उनके भी होते हैं, वोट जो डालने के लिए आते हैं सबको पता होता है कि भाई कौन किसको वोट डाल रहा है, एक अंदाजा हर किसी को राहुल 10 सीटें थी उपचुनाव की, 10 में से 8 बीजेपी और 2 तो उधर चली गई। उसमें 2 सीटें तो ऐसी, एक 12,000 से एक 14,000 से, एक तो मिल्कीपुर और एक जो दूसरी सीट थी जिसका कुंदर की, ये 2 सीटें ऐसी जहां प्रभुत्व था इनका, और सांसद महोदय कभी उसी सीट से विधायक थे जो कथित अयोध्या के राजा हैं बकौल अखिलेश यादव। अयोध्या के राजा जी रोए भी बहुत रोए। कोशिश पूरी थी कि कैसे भी इमोशनली इस चुनाव को एक इमोशनल कार्ड खेला जाए, चुनाव बदला नहीं। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि मिल्कीपुर तो जीत लेंगे। अच्छा, लोग लगातार आरोप भी लगा रहे कि बहुत प्रशासन ने बहुत बदमाशी की है मिल्कीपुर में। राहुल, ऐसा है क्या? ये देखिए, ये तो दिखाई दे रहा था जिस तरीके की जो बयानबाजी की जा रही थी विपक्ष के नेताओं के द्वारा, भले ही वो अखिलेश यादव हो या भले अखिलेश यादव ने क्या कहा, हमने उस पर चर्चा की थी उस दिन। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर गया है। उसी चुनाव आयोग के अंतर्गत आपने चुनाव जीता, वो निगरानी करे, जिसको आप अयोध्या के राजा बताते हैं वो भी ईवीएम से चुने गए, वो भी ईवीएम से चुने गए हैं। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है। ठीक है, देखिए अगर थोड़ी बहुत अगर हम उस बात को मान सकते थे कि अगर 2, 3, 5 हजार की हार जीत होती, तब आप ऐसी बातें करते हुए अच्छे लगते हैं, आपको शोभा देती हैं ऐसी बातें आपके मुंह से निकलते कि अगर आप 2, 3, 4, 5 हजार की हार जीत होती है, इतनी बड़ी जीत के ऊपर अगर आप सवाल उठा रहे हैं। ये प्रशासन थोड़ी करा देता है, 50-50 हजार वोट प्रशासन के लोग जाके गिरा दे रहे हैं। कुंदर की वाली सीट लाख वोटों से हार गए, मुस्लिम बहुल सीट पर कह रहे हैं जी प्रशासन ने हरा दिया। तो ऐसा होता नहीं। जिस तरह से ये मिल्कीपुर वाली कहानी हुई और इसको एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई अखिलेश यादव की तरफ से, और जो भाषा है, तो ये जनता का जवाब है, किसका जवाब है? बिल्कुल जनता जनार्दन का ही जवाब है भाई। जनता जनार्दन वो वोट करती है। देखिए, एक चल जाता है नैरेटिव आपका, चल गया लोकसभा में, आपने कहा कि भाई आरक्षण नहीं रहेगा, आपने कहा कि संविधान बदल जाएगा, तो ये चल गया। मोदी जी हिटलर है, चल गया लोकसभा में, भाई लोगों ने आपको जिता दिया। अयोध्या में फिर भी नहीं जिताया, फैजाबाद लोकसभा आप जीते हैं, मिल्कीपुर विधानसभा में आप जीते थे, उस लोकसभा के अंतर्गत ही आती है। जो अयोध्या उस पूरे सांसदीय क्षेत्र को लेकर जिस तरह का एटीट्यूड है अखिलेश यादव का और अवधेश प्रसाद का, जो सांसद है खुद वहां के, उनके लिए भी ये मैसेज है ना मिल्कीपुर की जनता का? बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ संदेश कि आप हमारे इलाके को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और जिस तरह से बता रहे हैं, ये मैंडेट तो बिल्कुल उसके खिलाफ है। राहुल भाई, ये देखिए, ये तो जनता जनार्दन यही तो कहती है कि आप देखिए बार बार एक ही बात करते रहेंगे, घिसे पिटे मुद्दे, वही चुनाव आयोग, वही ईवीएम, वही आरक्षण, वही संविधान। तो आपको कुछ अलग करना होगा। आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं आप, आपकी समाजवादी पार्टी जिसके नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, आप लोकसभा पहुंच गए, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष आप ही हुआ करते थे। अब आप संसद में जब पहुंचे हैं तो तीसरी बड़ी पार्टी है। ये अपने आप में क्या बयां करता है? ये साफ साफ ये बयां करता है कि जनता ने अगर आपको चुना है, आपके ऊपर भरोसा किया है, तो वो इसलिए किया है कि जो बुनियादी समस्याएं हैं आप उन पर बात कीजिए, ना कि आप ये बार बार ये ईवीएम, ये चुनाव आयोग, ये आरक्षण, ये संविधान। हो गया, एक चुनाव में बहुत होता है। देश में जैसे तमाम नेताओं की जब आप बात करेंगे तो विपक्ष में देखेंगे तो सबसे मजबूत नरेंद्र मोदी के सामने हमेशा अरविंद केजरीवाल लगे।
वो चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, बहुत लड़ते भिड़ते अरविंद केजरीवाल ही दिखे। देखिए, वो लगातार बड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने पोस्ट किया है जय श्री राम जीतने के बाद। ये पहली प्रतिक्रिया दिल्ली के होने वाले क्या कहेंगे संभावित मुख्यमंत्री की। हाँ। उन्होंने ऐसा कहा है, जय श्री राम, दिल्ली की जनता का आभार। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि अगर उनके ट्विटर पर जाकर देखिए, उन्होंने पोस्ट किया है तो दिखाइए एक बार। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नई दिल्ली सीट से जो जीतता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है वही दिल्ली का। शीला दीक्षित जीती, मुख्यमंत्री बनी, अरविंद केजरीवाल जीते, मुख्यमंत्री बने, और अब प्रवेश वर्मा जीते, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो संभव है, चूंकि अमित शाह से भी मिल के आए हैं, तो लोग तो यही प्रशंसक उम्मीद कर रहे होंगे प्रवेश वर्मा के कि अमित शाह ने आशीर्वाद भी दे दिया होगा। बिल्कुल, देखिए ये तो अपने आप में बड़ी बात है भाई। आप नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हराया भी किसको है? अरविंद केजरीवाल को। हराया भी किसको है? और उसकी बात की जो बड़ी बात है, आप अमित शाह से मिलने के लिए जा रहे हैं, जो निर्धारित करते हैं कि भैया कौन होगा मुख्यमंत्री किसी भी राज्य को जीतने के बाद में। आपने उनसे मुलाकात की है। देखिए, दो बातें हैं, ये तो पहले से ही स्पष्ट था भाई, नई दिल्ली में उसको ही उतारा जाएगा जो केजरीवाल को हरा सकता है, और केजरीवाल को जो हरा सकता है उसे ही मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो जो हम कह रहे हैं कि दिल्ली के होने वाले संभावित मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने जीतने के बाद में पहली जो प्रतिक्रिया दी है वो कहा है, जय श्री राम, दिल्ली की जनता का आभार। राहुल, हम बहुत बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी और माफ करिएगा अरविंद केजरीवाल जी पर और बीजेपी पर। कांग्रेस पर बात जरा करिए। ये कांग्रेस कब तक दिल्ली में जीरो रहेगी, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, और कब तक दिल्ली प्रदेश के जो नेता हैं उनको कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ऐसे ही इग्नोर करता रहेगा? ये इग्नोर करके मिल क्या रहा है? इसका कोई राजनीतिक फायदा है जो हमें आपके जैसे पत्रकारों को नहीं पता है? और अगर फायदा नहीं है तो ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो 5-5 साल 10-10 साल इंतजार करते हैं चुनावों का, उनके पेशेंस की परीक्षा क्यों ली जा रही है? ये प्रवेश वर्मा जी का ट्विटर आ गया है। देखिए, हम दिखा रहे हैं आपको दर्शकों, जो ट्वीट किया है जीतने के बाद दिल्ली के होने वाले संभावित अगले मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम, और ये अपने आप में बड़ी बात है। पहला ट्वीट, और पहले ट्वीट में ही राम को याद किया गया है। हम फिर से मिल्कीपुर चलते हैं। देखिए, वही राम मंदिर, वही मिल्कीपुर सीट, वही फैजाबाद लोकसभा सीट, और वही अयोध्या की विधानसभा। कहते हैं दर्शकों की दुनिया गोल है। देखिए, पिछले 6-7-8 महीनों में कैसे 360 सर्किल बना है। विपक्ष ने कहा कि हमने जी नैतिक लड़ाई। एक और बड़ी खबर देखिए, स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया है और द्रौपदी के चीरहरण को याद किया है, महाभारत याद दिला दिया है उन्होंने। तो अब देखिए शाम तक क्या क्या हमको होते हुए दिखाई देगा। स्वाति मालीवाल खुद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बाद वो पूरी कहानी पब्लिक डोमेन में है। देखिए, लेकिन जिस तरह से अग्रेसिव रही है स्वाति मालीवाल पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उसका भी एक मेजर रिएक्शन है। बिल्कुल, मैं उसी बात पर बहुत नुकसान हुआ है। उसी बात पर कई बार लोग इस पर बात करेंगे नहीं, लेकिन इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान। देखिए, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल वाले मामले को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी। अरविंद केजरीवाल कर सकते थे इसको बेहतर हैंडल। मैंने एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद जी को यह कहा सुनते हुए कि मुझे ये लगता था, पहले मैं लिख के दिया करता था कि इस राज्य में इतनी सीटें जीतूंगा, इस राज्य में इतनी सीटें जीतूंगा, इसमें मेरा अहंकार दिखता था। ऐसा उन्होंने कहा पॉडकास्ट में, मुझे अहंकार दिखता था, इसलिए मैं अब लिख करके नहीं देता हूं। अगर वो ये बात समझ रहे कि अहंकार दिखने लगा था, स्वाति मालीवाल वाले केस को वो और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। स्वाति मालीवाल कोई ऐसी लेडी नहीं थी कि आज उठ करके पार्टी दफ्तर पहुंच गई या अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। स्वाति मालीवाल तब से उनकी साथी है जब वो एनजीओ चलाया करते थे, जब अरविंद केजरीवाल को आंदोलनकारी के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में देश नहीं जानता था। क्रांतिकारी, आंदोलनकारी और नेता तो वो 2013-15 के बीच हुए, लेकिन 2007-8-9 के बीच, 10 के बीच जब वो एनजीओ चलाते थे, समाज सेवी थे, स्वाति तब से उनको जानती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने पुराने दोस्तों के साथ जब कुछ हो तो वो कहानी बेहतर तरीके से हैंडल की जानी चाहिए थी, क्योंकि स्वाति मालीवाल के केस में फिर इतनी गंदगी हो गई कि वो सब कुछ रोज जनता के बीच स्वाति मालीवाल लेकर आने लगी। सब कुछ जो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए था, उसका और कोई रास्ता हो सकता था, बचा जा सकता था उससे। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उस केस को हैंडल